पूर्वी चंपारण जिले के ढाका हाई स्कूल के मैदान में रविवार को एआईएमआईएम के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। जनसैलाब को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। ढाका पहुंचने के पूर्व रास्ते में विभिन्न जगहों पर हजारों की संख्या में लोगों ने श्री ओवैसी का बड़े ही गर्मजोशी के साथ फूल माला पहनाकर बुके देकर नारेबाजी करते हुए भव्य स्वागत किया। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद मुकीम के नेतृत्व में मोतीपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप हजारों समर्थकों ने बैरिस्टर श्री ओवैसी का स्वागत किया और सैकड़ों गाड़ियों के काफलों के साथ श्री ओवैसी ढाका पहुंचे। स्वागत में जेसीबी से फूलों की बारिश की गई। मंच पर पहुंचते ही पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष बिहार अख्तरुल ईमान, हैदराबाद के नामपल्ली विधायक माजिद हुसैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन, प्रदेश सचिव राणा रंजीत सिंह, एआईएमआईएम के घोषित विधायक प्रत्याशी 2025 बहादुरगंज विधानसभा के तौसीफ आलम, प्रदेश सचिव मोहम्मद मुकीम, पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नसीम अख्तर, डॉक्टर शमीमुल हक, वकार सिद्दीकी, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा मधुबनी पारू के युवा प्रखंड अध्यक्ष नौशाद आलम समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बैरिस्टर श्री ओवैसी को फूल माला पहनाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भेंट कर स्वागत किया। इसी कड़ी में राणा रंजीत सिंह ने मोहम्मद मुकीम समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को अंग वस्त्र पहनाकर उपहार देकर सम्मानित किया। श्री ओवैसी ने हजारों की संख्या में जनसैलाब को संबोधित करते हुए गांधी की धरती पूर्वी चंपारण से पाकिस्तान को ललकारा। पाकिस्तान की कायरता और आतंकवाद के खिलाफ श्री ओवैसी ने जिहाद का ऐलान कर दिया है। साथ ही वक्फ बिल संशोधन कानून को मुस्लिम विरोधी बताते हुए सरकार के मंसूबों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं मंच से ऐलान किया कि ढाका विधानसभा से राणा रंजीत सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में राणा रंजीत सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने की लोगों से अपील की। वहीं मुख्य वक्ताओं में अख्तरुल ईमान, माजिद हुसैन, आदिल हसन, तौसीफ आलम, राणा रंजीत, मोहम्मद मुकीम, मोहम्मद नसीम अख्तर, डॉक्टर शमीमुल हक आदि शामिल थे। मीडिया से बातचीत के दौरान श्री मुकीम ने कहा कि एआईएमआईएम इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। लेकिन पूरे वतन में जितनी तवानाई के साथ, जितनी बेबाकी के साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन आतंकवादियों की मजम्मत की है, 56 इंच का सीना रखने वाला मोदी भी नहीं कर सका है। ये छोटे गर्दन का कोता कद इंसान जो अपने आप को बड़ा तांत्रिक कहता है, अमित शाह भी नहीं कर सका है जिस फिल्म आवाज से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। हमारा यकीन है कि संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, बल्कि हम सब इंसान एक माँ बाप की औलाद है। मजहब अपना फैसला है, लेकिन एक इंसान का नाहक अगर खून बहता है तो पूरे इंसानों का कत्ल के बराबर है। और अगर किसी एक मासूम की कोई जान बचाता है तो रसूल रहमत ने हमें सिखाया है कि वो पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। जो कुछ भी वहाँ हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं साइड से ले लेना था फिर। और उन मजलूम और मखमूम खानदान के साथ हम अकीदतमंदाना इजहार गम करते हैं। दूसरी तरफ पूरे मुल्क में जो इस वक्त बेचैनी की एक लहर दौड़ रही है और वह है वक्फ का काला कानून। वक्फ का ये काला कानून जिसे तरमीमी एक्ट 2025 के नाम से अब आप जानने लगे हैं, ये दरअसल मोदी, एनडीए, आरएसएस, नीतीश कुमार जैसे लोगों की मिली जुली साजिश का हिस्सा है। और ये सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं है, बल्कि मुल्क की सालमियत को बर्बाद करने,
मुल्क के अमन को गालिब करने, मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को पारा पारा करने और अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए मोदी ने ये काला कानून लाया है। ये काला कानून लाने की क्यों उनको नौबत आन पड़ी? सबसे बड़ी नौबत तो ये है कि वो कहीं न कहीं से जर्मन के हिटलर की तरह, जिस तरह यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाया गया था, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की एक नापाक साजिश कर रहा है। मीडिया के जरिए से दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, तारीख के छेड़खानी के नाम पर ये मासूम मुसलमानों को, जिन लोगों के बाप दादाओं ने मुल्क के तकसीम के वक्त ये मुआहदा तय किया कि हम इसी मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क से कभी हम जुदा नहीं हो सकते। और मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि 1857 की तहरीक आजादी को याद करो, उसमें सबसे ज्यादा गर्दन अगर किसी ने कटाई थी तो हमारे उलमा कराम थे। ए मुसलमानों, ए अमन पसंद हिंदुओं, ए दलितों और अक़लियतों, होश के नाखुन लो। जब भी कोई डाकू किसी घर में हमला करता है तो पहले उस घर के सबसे सेहतमंद और जवां मर्द पर ढूंढने चलाता है, क्योंकि वो जब खौफ ज़दा हो जाता है तो बाकी लोग सर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। याद रखो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत अगर मुसलमानों को आज मोदी ने झुकाने पर मजबूर कर दिया है और तुमने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो कल तुम्हारा भी हश्र बर्बाद होगा, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। लेकिन हमने तो कसमें खाई है, हमने तो कसमें खाई है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आसमान में हजारों बार ये नजारा देखा है, बातिल ताकतों से हमने कभी समझौता नहीं किया है। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है, मोदी फकत अल्लाह के आगे गर्दन कटा देगा, तेरे सामने झुकने को तैयार है। और वो गम, ये तकलीफ ये है कि हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर आते हैं और पहलगाम में हमारे वतन अजीज के बेकसूर 26 लोगों की जान को ले लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसा वाक़या है कि हम तमाम को इस वाक़े की मजम्मत भी करनी चाहिए, कंडेम भी करना चाहिए और हमको अपने सियासी इख्तलाफात से उठकर, क्योंकि ये मसला कोई सियासी पार्टी का नहीं है, राजनीति का मसला नहीं है, ये मसला हमारे देश के नागरिकों का है जिनको पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने बेदर्दी के साथ उनका कत्ल किया। आप खुद सोचिए थोड़ी देर के लिए, अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर कि आपकी एक बेटी है, आपकी एक बहन है जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी और 6 दिन के बाद वो और उसका शौहर शादी की पहली खुशी मनाने के लिए, जिसके उसके हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी होगी, वो जाती है और उसकी आंखों के सामने उसके पति को, जिसके 6 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसके सर पर गोली मारकर उसकी जान ले ली जाती है, क्योंकि वो हिंदू था, वो कलमा नहीं बोल सका। उसकी पति को उसके सर पर गोली मार दी जाती है और वो बेवा हमारी बेटी ये कहती है कि जब मेरे पति को गोली मारी गई तो मैं उसके चेहरे को भी नहीं देख सकी बराबर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तमाम को इस दहशतगर्दी आतंकवादी की मजम्मत करना है और याद रखिए कि 19वीं सदी के आगाज पर 2 मुल्क मजहब के नाम पर बनाए गए थे और आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 75-80 साल के बाद ये दोनों मुल्क नाकाम स्टेट हैं, फेल्ड स्टेट हैं। एक का नाम पाकिस्तान है, दूसरे का नाम इजराइल है। ये दोनों भी मजहब की बुनियाद पर बनाए गए थे। एक ये कहकर भारत को तोड़ा गया कि मुसलमानों का अलग मुल्क होगा और एक मुल्क को यह कहकर अरबों की जमीन छीनी गई कि यहां पर हम यहूदियों का मुल्क बनाएंगे। उन्होंने यहूदियों का मुल्क नहीं बनाया बल्कि ज़ायनिज्म और ज़ायनिज्म की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क बनाया।
ये दोनों ममालिक एक फेल स्टेट है जहां पर उन्हीं के मुल्क में लोगों पर जुल्म किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे, मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को खत्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं, आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जिस जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकोनॉमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी, जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का पैगाम देती है, हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मुजाहरे किए जाए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में इसका फायदा उठाकर पासवान से, कुशवाहा साहब से, मांझी साहब से, क्या बिहार प्रदेश में हमारे हिंदू भाइयों की मंदिरों का एक कानून नहीं है 1950 का, जो ये कहता है कि मंदिरों में वही लोग मेंबर बन सकते हैं जो हिंदू धर्म से उनका ताल्लुक है। जब आपके लिए कोई बात अच्छी है तो फिर मुसलमान धर्म के वक्फ बोर्ड में आप कैसे किसी गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे? जब आप कानून बना दिए कि कोई हिंदू से सिर्फ हिंदू ही मेंबर बनेगा, तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप कैसा कानून बनाए कि गैर मुस्लिम यहां पर मेंबर बनेगा? बनाने की वजह क्या है उनको बताओ आप, मगर वजह नहीं बताते हैं। अरे अगर बोध गया में सिर्फ हिंदू और बौद्ध उसके मेंबर बन सकते हैं, तो फिर बिहार के वक्फ बोर्ड में कैसे कोई गैर मुस्लिम मेंबर बन सकता है? बताओ हमको, समझाओ हमको। तुम समझा नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तुम सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर एक काला कानून बनाए हो। तुम वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का कानून बनाए हो। और भाजपा के लोग अपना एक पैम्फलेट निकाले हैं, एक 4 पेज का और एक 15 पेज का है।
मैंने उसको पढ़ा, उसमें लिखते हैं कि मुसलमानों में 30% लोग गरीब हैं। और भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि अब्दुल कब तक पंक्चर बनाएगा। सुनो प्रधानमंत्री, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, कितने मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए, कितने अखलाक और कितने पीलू खान को मारा गया, कितने दंगे हुए। एक बिहार का गरीब आदमी पूना को जाकर एक पंक्चर की दुकान लगाता है, तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, किसी ने इल्जाम लगा दिया उस बिहार के निवासी के ऊपर जो महाराष्ट्र बिहार छोड़कर महाराष्ट्र गया। जो है कि पूर्वी चंपारण के धरती से जो है कि ओवैसी साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ से सीधा जो है कि पाकिस्तान को ललकार हुई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आज का रहा और पूरा जो है खचाखच जो है कि इस गर्मी के शिद्दत में भी लोग जो है कि इस सभा में मौजूद थे और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे जो आप लोग देखे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। और जो उन्होंने जो मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक सुई बनाने के काबिल भी नहीं है, वो जो है हिंदुस्तान में जो है कि ISI के तहत जो है कि वो चाह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो है कि एक तरह का गृह युद्ध फट जाए, हिंदू मुसलमान में बट जाए लोग और वो आपस में ही, क्योंकि वो लड़ने की उसके पास ताकत है नहीं इंडिया से। तो उन्होंने जो है कि जवाब दिए हैं। उसे मोहतरमा का भी जो उन्होंने कहा है कि भाई हमारी बेटी समान है जिसकी हत्या हो गई है शौहर की, तो सभी के परिवार को जो है कि उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। वक्फ कानून जो बनी है, वक्फ बोर्ड कानून जो काला कानून जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर उन्होंने तो बोला है, आप सुन रहे हैं। हम लोग जो है कि पहले से शुरू कर चुके हैं और आज भी उस पर बोले हैं। और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग जो है प्रोटेस्ट करते रहेंगे। एक एक जो है कि बंदा जो है हिंदुस्तान का करते रहेगा, मुस्लिम समाज इसका जो विरोध करते रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि राणा रंजीत जी जो जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, लोकसभा का कैंडिडेट थे और उसके बाद से लोगों ने कहा कि आएंगे चले जाएंगे, और उन्होंने जिस हिसाब से 1 साल से मेहनत की है उसका आज उनको इनाम दिया गया है। और यहाँ से जो खास करके ढाका से जो राणा रंजीत जी को जो टिकट का उन्होंने घोषणा किया है, हम लोग यहाँ मुस्लिम समाज बहुत खुश होगा। और जो फैजल रहमान साहब पूर्व यहाँ के विधायक रहे हैं, जो 10 साल से जो है कि यहाँ के पवन जायसवाल जी को हरा नहीं पा रहे हैं, इस बार MIM के सिंबल से आपको राणा रंजीत BJP के खंभा को खत्म करेगा, कीड़ा को ढाएगा इंशाल्लाह।